Mr. Prime Minister Janab Imran Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपनी एलाइड पार्टीज, अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का, मैं आपका शुक्रिया अदा इस तरह करता हूं कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जो आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक टीम आप में नजर आई और इंशाअल्लाह ये हमारी टीम मजबूत होती जाएगी, क्योंकि देखें, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है। वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं, आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज, एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। बड़े मुझे इंडिविजुअल MNAs का पता है कि उन्होंने कितनी कोशिश की यहां पहुंचने के लिए, आज इस वोट के लिए। तो मैं और मुझे कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ भी, और जो मेरी आवाम आज ये देख रही है, मैं उसके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये कि देखें, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट अ विजन डाई। कौम का जब अपना मकसद अपने नजरिए से पीछे हटती है, मर जाती है कौम। कौम में किसी मकसद के लिए बनती है। हम अपने वो जब तक वो पता नहीं हमें हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, खुद हम जो आज लीडरशिप है, मेरा गलती से हाथ इधर चला गया, इधर तो इधर की लीडरशिप मैं कह रहा हूं, जो हमारी लीडरशिप है उसको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। इलामा इकबाल को नहीं पता था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो आज जिस तरह हमारे 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे, तो वो तो सारे पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे। तो इलामा इकबाल का क्या वजह थी पाकिस्तान बना ख्वाब देखने की? उनकी वजह यह थी कि हमने एक दुनिया को मिसाल देनी थी, कि असल में एक मॉडल बनाना था कि असल में एक इस्लामी रियासत क्या होती है। और वो
बेस किसके ऊपर कर रहे थे पाकिस्तान की इस्लामी फलाई रियासत जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत थी, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉडर्न, जो आज के प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, वो रियासत बनी थी। और वो रियासत एक मॉडल ऐसा था कि उसके बाद एक जिनको कोई जानता ही नहीं था, एक कौम, एक अरब कबीलों में तकसीम हुई कौम जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन असूलों के ऊपर चलते हुए ये दुनिया की तारीख का मौजज़ा है जो हुआ उसके बाद। ये मैंने शफकत महमूद को कहा भी है कि हमारे बच्चों को हर स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम, चाहे उर्दू मीडियम, चाहे दीनी मदरसे, सबको 8, 7, 8 और 9 क्लासेस में बकायदा सब्जेक्ट पढ़ाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी और जो मदीना में किया वो क्या थी। ताकि उनको पता चले कि इस मुल्क का मकसद क्या था। बड़े लोग जो पाकिस्तान नहीं चाहते थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पाकिस्तान तो बन गया तो आपने तबाह, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उनको आपने सेकंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया है। आज बेचारे मुसलमानों से क्या हो रहा है वहां? तो वो लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों की ज्यादा ताकत होनी थी। एक हिंदुस्तान में इस तरह मुसलमानों का बुरा हाल नहीं होना था जो आज है। ये एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है। और अगर हम पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहां ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। ये एक बड़ी हमें रियलाइन करना चाहिए अपने नजरिए की तरफ। हमें अपना रुख चेंज करना चाहिए वापस कि ये बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। और वो जो तारीख थी, वो जो असूल उन्होंने सेटअप किए, जिन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, ये तारीख का हिस्सा है कि उसके बाद उन्होंने देखते देखते 15, 20, 30 सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। सिर्फ इमामत ही नहीं कि वो तो मंगोलियों ने भी दुनिया बड़ी जल्दी से फतह कर ली थी। चंगेज खान ने भी बड़ी जल्दी उसकी फौजों ने फतह कर ली थी। 100 साल के बाद वो खत्म हो गए थे। उन्होंने एक दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन, जो टॉप साइंटिस्ट थे, सारे दुनिया के टॉप साइंसदान, एक अजीम कल्चर। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने इखलाकियात, एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट की दुनिया में। जब मुसलमान गए इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां तो कोई मुसलमान की फौज नहीं गई, वहां तो कोई तलवारों से नहीं फतह किया। मुसलमान ताजरों का वहां किरदार देख के लोग हैरान हो गए कि ये कौन लोग आए हैं जो बिल्कुल उनकी मोरालिटी ऐसी, ना वो कोई दगाबाजी करते थे, ना वो कोई धोखा देते थे, अपनी जुबान पे खड़े हो जाते थे। लोग उनसे इंप्रेस हो गए कि कौन सी कौम है। देखिए, इस्लाम हम गलत फहमी में हैं, ये समझते हैं कि जी तलवार से इस्लाम फैला था। इस्लाम फैला था कि वो एक इंसान के कैरेक्टर को रिफॉर्म करने आया था। हम जब अल्लाह से मांगते हैं, हम नमाज में एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत तबाही के रास्ते पे चले गए। सिर्फ नमाज में हम ये चीज मांगते हैं, हर रोज हम पढ़ के ये मांगते हैं। ये 2 रास्ते हैं, एक है तबाही का रास्ता, एक है अजमत का रास्ता। नेमतें किसको बख्शी? अल्लाह के पैगंबरों को। और जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान, जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर, जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना कभी इस तरह का इंसान आया, ना कभी आ सकता है।
तो हमें रास्ता बताया कि एक उनका रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है, तबाही का रास्ता है। और वो जो जो उनके रास्ते पे चलता गया वो एक अजीम इंसान बनता गया। एक किताब है, मैं अपने लोगों को रिकमेंड भी करता हूं कि दी अरब कॉन्क्वेस्ट, वो पढ़ने वाली किताब है। उसमें बताते हैं कि जब मुसलमान एकदम देखते देखते दुनिया में फैल गए तो कोई एक आदमी नहीं था। एक तो बड़े अजीम सिपा सलार था खालिद बिन वलीद, लेकिन वो जो भी बनता था वो जनरल अजीम बन जाता था। वो उस किताब के अंदर लिखी अंग्रेज ने है। वो कहते हैं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे सारी दुनिया पे छा गए। ना इनके पास कोई लेटेस्ट वेपन्स थे, एक तरफ रोमन्स थे, दूसरी तरफ पर्शियंस थे, वो तो सुपर पावर्स थे, हथियार तो उनके पास थे। ना इनके पास हथियार, नंबर्स में भी वो ज्यादा थे, उनकी फौजें भी ज्यादा थी, लेकिन वो सारी दुनिया पे फैल गए और एक ऐसा सिविलाइजेशन बना कि ज्यादातर तो मुसलमान नहीं थे, वो भी उनको मानते थे, क्योंकि उनकी इखलाकियात, उनका अदल और इंसाफ का निजाम, उनका कैरेक्टर, उसकी वजह से लोग आए हैं। यहां जो हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है, ये हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, दाता साहब, बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद, ये लोग थे। इनको लोग देख के, इनके किरदार से, इनके इंटेलेक्ट, इंसानियत से लोग मुसलमान हुए। तो हम आज, मैं जो ये सेनेट इलेक्शन हुआ है, मैं अपनी कौम को यहां, यानी मुझे शर्मिंदगी होती है स्पीकर साहब कि हम वो किधर वो ख्वाब और किधर बकरा मंडी बनी हुई है एक लोगों को खरीदने के लिए, और सबके सामने। यानी हमें एक महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आजाद इंस्टीट्यूशन है, या मैं उनकी कोई आजादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा जबरदस्त इलेक्शन। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। स्पीकर साहब, ये देखें, मुझे ये अफसोस ये होता है कि हम एक चीज समझते नहीं है। हम कहते हैं ना जी हमारे माशी हालात बहुत बुरे हैं। देखिए जी, हमारी डेफिसिट थे, ये हमारे करंट अकाउंट, ये जो भी हम कहते हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं, ये एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। बीमारी कुछ और है। इखलाकी तौर पे हमारी कौम को तबाह किया है, फिर माशी तबाही आती है। आज मुझे एक मुल्क का बता दें जिसकी इखलाकियात ऊपर हो, जिनके मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर हो और वो गरीब हो। एक मुल्क मुझे बता दें, और कोई मुल्क मुझे बता दें जितना मर्जी पैसा हो, वसाइल हो, सब कुछ हो, लेकिन वहां की भी जो लीडरशिप करप्ट हो, वो मुझे बता दें कि उसमें खुशहाली हो। देखिए, ये साथ साथ जाता है। उस वक्त क्या हुआ था मदीना की रियासत में? क्या उन्हें कोई सोना तेल मिल गया था? क्या हुआ था कि उनके पास कोई पैसे आ गए थे? कैसे वो ऊपर उठ गए थे? कोई उन्होंने कर्जे लिए थे? किस तरह उठे थे ऊपर? दुनिया के अजीम लीडर ने उनकी इखलाकियात उठा दी थी। सादिक और अमीन, एक कौम, उन्होंने हमें बताया, हमें कुरान में अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह जब हमें कहता है उनकी सुन्नत पे चलो, क्या हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। कुरान शरीफ में सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने, ये तुम्हारे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है हमेशा के लिए, और ये हमारी बेहतरी के लिए है। तो वो जब हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। और मैं, जिसने इस उम्र में सारी दुनिया देख लिया है, स्पीकर साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे तकलीफ होती है देख के,
जब मैं ये मगरबी मुल्कों में जाता हूं, स्कैंडिनेविया में, स्विट्जरलैंड में, आप वहां के अखलाकी स्टैंडर्ड्स देखें, उनकी मॉरल स्टैंडिंग्स देखें, शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपको अफसोस होगा कि हम वो किसकी उम्मत है, हम किसकी उम्मत हैं, किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था। और आज देखें, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये है हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको वहां, जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील। और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके कंट्रोल में सारी। क्योंकि मैं इधर मेंबर पार्लियामेंट था तब, ऑपोजिशन ना होने के बराबर। जो ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था, राइट। और वो आदमी जिसके पीछे अमेरिका उनकी जंग लड़ रहा था, सब कुछ, वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया। और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लायबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जो महंगाई है, इसके बाद मैं भी बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशे देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए हैं इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुकमुका था, अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी, इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वहां $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहां से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला का डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे,
जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा जो निचला तबका है वो तो वाकई जिस तरह शेख रशीद ने कहा है, महंगाई जो बढ़ी है बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। उनको हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ईमानदार बने, और ये जिनका इतना इनके पास पैसा है स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको खुद नहीं पता कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। इतने 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये पैसा, और 30 साल से पैसा चोरी करके अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी हम वो निकलाते हैं वो। आप सोचें फैटफ के ऊपर, अब फैटफ हमारी वजह से तो नहीं फैटफ पे हम ग्रे लिस्ट में आए, ये तो नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में आए हैं। अब अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता है तो यहां सबको पता है कि सैंक्शंस लग जाएंगी, तो आगे मुश्किल से हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, मुश्किल से। अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इकोनॉमी सीधी नीचे। आज जो लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है, और मुश्किल पड़ी हुई है हमारे लोगों को महंगाई की, उसकी वजह यह है कि हमारा रुपया जो था तकरीबन 107 रुपए का, आज 160 रुपए का। तो जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें बाहर से महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली। अब बिजली की आधी बिजली उनसे बाकी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो सब कुछ बाहर से। दालें महंगी, जो चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, घी महंगा, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये सोच लें कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, अगर हमारे ऊपर फैटफ की सैंक्शंस लग जाती तो ये तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये मुल्क में क्या हाल होना था। तो हम अपने मुल्क के लिए फैटफ की रिक्वायरमेंट पर लेजिस्लेशन करवा रहे हैं, और इन्होंने जनाब इतना बड़ा वो जरा पकड़ा, इतना बड़ा वो ला दिया जी, इतना बड़ा जी, ये 34 शिक्के चेंज कर दे नैब में। अब नैब का फैटफ से क्या ताल्लुक है? इन्होंने समझा कि अब इमरान खान काबू आ गया, अब तो ये डर के फैटफ की ब्लैक लिस्ट से अब तो जनाब हमें ये 34 शिक्के साइन करके तो नैब को खत्म कर देगा। मतलब ये कि सिर्फ इनकी चोरी के केसेस खत्म हो जाए, बस। 1 पॉइंट एजेंडा इनका। और मैंने आपको पहले दिन यहां से कहा था, पहले दिन यहां खड़े होकर मैंने कहा था कि इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा। मैं इनको जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, जब ये सारे ऑपोजिशन में मेरे साथ थे। इनका सिर्फ एक खौफ है कि ये एनआरओ नहीं देगा, लिहाजा इसको इतना ब्लैकमेल करो। और अब फैटफ के ऊपर तो ये फंस गया है, तो अब इससे ले लो, इससे कंसेशन ले लो ताकि नैब खत्म हो जाए। अब सोचें, क्या इनको मुल्क का फिक्र है? क्या इनको नहीं पता था कि क्या होना है अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट पे चले जाते हैं? उसके बाद इन्होंने जलसे करने की कोशिश की, बड़ा जी पब्लिक निकालेंगे हम, मीनारे पाकिस्तान के अंदर जलसा। मीनारे पाकिस्तान का ये जानते नहीं। देखें, इनके भी आ गए एक शहजादा एक शहजादी जिन्होंने जिंदगी में कभी काम किया नहीं है, ना उनको पता है कि स्ट्रगल होती क्या है। जनाब मीनारे पाकिस्तान खुद ही अखबारों के अंदर अपने आप को पैसे खर्च करके अखबारों में जरा नुमाया करके जनाब इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में जलसा कर लिया। अब मैं तो जानता हूं मीनारे पाकिस्तान, और मैं तो अपने लाहौर को भी जानता हूं, मैं तो अपने लाहौर शहर को भी जानता हूं। वो लाहौर शहर मुल्क का कोई पैसा चोरी किया हो उसके खिलाफ तो निकलेगा, लेकिन बड़े बड़े डाकू अगर वो समझ रहे हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए लाहौर शहर को निकालेंगे, तो वही हुआ जो इनके साथ मीनारे पाकिस्तान में हुआ। अब आके जो और डॉक्टर फाहमीदा मिर्जा ने बड़ा अच्छा आपको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि ये क्यों जरूरी था ओपन बैलेट। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तो रिक्वायरमेंट है कि ऑनेस्ट हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो इन्होंने 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा हुआ कि जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज ने। और उसके बाद एकदम वहां से दोनों सब उधर से भाग के और कहते नहीं जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मैंने तब कह दिया कि खुफिया बैलेट का एक मकसद था, सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि हफीज शेख को हराएं, और वो जो आदमी जीता है
पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। मैं एक चीज आपको आज कहता हूं, यूसुफ रजा के आप सिर्फ एसेट्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स है। बस एक चीज देख लें, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चलेगा इन्होंने इससे क्या किया अपने जमाने में। तो उसको ला के यहां बैठा के तो जनाब इन्होंने सारा पैसा लगा के, और हमें सब पता था क्या हो रहा है, और उसको जाके जनाब इन्होंने हरवा दिया हफीज शेख को। अब क्या पैगाम गया सारे मुल्क में इसका? मैंने क्यों ये आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ली है, इसका क्या पैगाम गया दुनिया में? सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, या मैं तो खास दाद देना चाहता हूं, मेरे मेंबर्स बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। इनको सारों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। और फिर अगर मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूं ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। स्पीकर साहब, मैं आज इस ओकेजन के ऊपर, क्योंकि मुझे इस पे काफी, मैं 2.5 साल ये बड़ी चीजें बर्दाश्त करता रहा हूं, और मैं इसलिए सब्र से करता रहा हूं क्योंकि मुल्क इतना हमारा मुश्किल में है। जो हमें टाइम मिला जब मेरी गवर्नमेंट आई, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि सारी जिंदगी मेरी तो स्ट्रगल में गुजरी। जो भी आप इंसान ने किसी चीज में compete करता है, अगर आपने मुल्क में अपने सबसे टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचना है तो एक बहुत सारे मुल्क में मुकाबला करके आप वहां पहुंचते हैं, उसमें बड़ी स्ट्रगल होती है, ऊंच नीच होती है बड़ी। और फिर अगर आपको दुनिया के लेवल पे आपको अपना, अगर आपने आपको मनवाना है, उसकी और एक स्ट्रगल होती है। और मेरी उससे ज्यादा बड़ी स्ट्रगल थी कि एक आदमी जाके हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करे, और वो भी कैंसर हॉस्पिटल। तो एक वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। फिर पॉलिटिक्स में लंबी स्ट्रगल रही है। अकेला थोड़ा से लोगों के साथ शुरू हुआ था, और स्ट्रगल करके 14-15 साल तो मजाक उड़ता था मेरा, सारे हंसते थे जब नाम सुनते थे मेरा। तो एक स्ट्रगल करके यहां पहुंचा हूं। जो ये 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल की है, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। और क्यों मुश्किल थी? क्योंकि जो ये 10 साल में, मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूं, एक एक इन्होंने इदारा तबाह किया। सिर्फ 10 साल पहले इदारों के हाल देख लें, कोई उदारा उठा ले, PI ले लें, रेलवे लें, स्टील मिल 8 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके बैठी हुई थी। 8 अरब रुपया स्टील मिल में प्रॉफिट था जब तक कि जरदारी ने हाथ नहीं मारा उसको। अपना वो रियाज लाल जी फ्रंटमैन रख के हमारे सामने, मेरे पास आए लोग चेंबर वाले, उन्होंने कहा जी ये स्टील मिल सस्ती बिलेट्स उसको भेजा, उसके थ्रू पैसे दे रहा है, वो स्टील मिल आज बंद पड़ी है। एक एक इदारा इन्होंने तबाह किया, भर्तियां की लोगों की। वो इदारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहां पेंशन ही इतनी आ गई है कि कुछ बचता ही नहीं है सैलरीज और पेंशन के बाद के इदारे को ठीक कर सके। एक एक इदारा तबाह किया। मुल्क का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है, अगर आपका करंट अकाउंट यानी कि डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं, तो प्रेशर रुपए पे पड़ता है, वो गिर जाता है। तो वो मैं आपको बता, जब रुपया गिरता है तो गुर्बत फैल जाती है मुल्क में। तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जो कि आपकी आमदनी और खर्चे, वो बड़ा डेफिसिट। सारे इदारे खसारे में। पावर कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने साइन किए स्पीकर साहब, ये उमर अयूब आपको बताएगा, वो यानी ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मन ने आके एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उनके अंदर वही पावर प्रोजेक्ट्स आप कहीं और देख लें, किसी और मुल्क में, बल्कि अपने मुल्क में देख लें, और वो देखें कि इन्होंने किस पैसे बनाए, वो किस पैसे पे। गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने आके उसी मुल्क से 30% कम पैसे पे गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इनका ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। सारी गवर्नमेंट, जब ऊपर से प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ पैसे बनाने,
प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसके लिए? एक दुबई की कंपनी के लिए। कभी दुनिया में सुना है इस तरह? कभी ये मजाक सुना है जी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दुनिया को दुबई की कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है? उधर से यहां डिफेंस मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर, वो दुबई की कंपनी से नौकरी कर रहा है। और वो एक इंटीरियर मिनिस्टर, वो कोई सुना है संतरी बना हुआ था किसी सऊदी अरेबिया की कंपनी में, मुझे नहीं पता। कभी ये सुना है ये मुल्क से, किसी मुल्क से ऐसा मजाक हुआ है? ये सारे तरीके थे इस मुल्क से पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाना। आज मुझे ये बताएं, मैं ये जो सारे हमारी ऑपोजिशन है, मैं इनसे सोचता हूं, मैं कई दफा इनकी शक्लें देख के पूछता हूं इनसे कि क्या आप वाकई समझते हैं कि आप दोनों के लीडर ईमानदार हैं? क्या ये वाकई समझते हैं कि इनकी जो ये दौलतें बनी हैं ये ईमानदारी से बनी है? यानी क्या इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है कि यहां का पैसा, क्या इनके बेटे हैं? मैं जरा मुझे ये बताएं, 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके दोनों बेटे बाहर बैठे हुए हैं। मैं लंदन को जानता हूं स्पीकर साहब, वो अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। वहां के बड़े बड़े रईस उन एरियाज में नहीं रह सकते जिधर इनके 2 बेटे रह रहे हैं। मुल्क से भाग गए जी। हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। क्यों पाकिस्तानी शहरी नहीं? क्यों यहां बता ही नहीं सकते कि वो पैसा किधर से आया जो इन्होंने इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज ली हुई है। और ये कुछ नहीं है जो इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज ली हुई है। किसी को अंदाजा ही नहीं है इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। जरदारी के पास क्या था पहले, उसकी जो बाहर प्रॉपर्टीज है। तो क्या इन लोगों को नहीं पता कि इस मुल्क का पैसा चोरी करके ये बाहर लेके जा रहे हैं और ये फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? और ये जो सेनेट का इलेक्शन, क्या इन्हें नहीं पता कि बड़ा जी अक्लमंद पॉलिटिशियन है जरदारी, लोगों को रिश्वत देकर उनको खरीद रहा है? सारी कौम के सामने ये हो रहा है। मैं ये सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूं इस इशू को खत्म करते हुए कि देखिए स्पीकर साहब, कभी कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे। मैं अकेला इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। मैं अदलिया को, क्या केसेस तो अदलिया में है या नैब के अंदर है, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आज पाकिस्तान की अदलिया को और नैब को, जो आपको मेरी गवर्नमेंट से मदद चाहिए कन्विक्शंस करने के लिए, सारी चीजें एक तरफ, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जब तक आप लोगों को सजा ही नहीं देंगे, जब तक लोगों को सजा ही नहीं मिलेंगी। देखें जी, किसी माशरे में जब सजा और जजा ही नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी जेल में जाए, ताकतवर जलसे करने शुरू हो जाए कि जी मुझे एनआरओ दो, वो नैब के अदालत से निकलते हैं, फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर। अरबों रुपए की चोरी की हुई है उन्होंने। वो तो स्पीकर साहब, मैं एक माशरा करप्शन के खिलाफ लड़ता है। आप जितने मर्जी कानून बना दे, वो करप्शन के खिलाफ, वो करप्शन नहीं खत्म कर सकते। माशरा फैसला करता है कि हमने इस मुल्क में करप्शन नहीं होने देनी। माशरे की अखलाकियात ऐसी होनी चाहिए कि जो करप्ट आदमी हो वो कभी उसकी शक्ल ना दिखा सके पब्लिक के अंदर। जो मीडिया का रोल है, मैं अपने मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूं, जो इसहाक डार से किया था हार्ड टॉक में स्टीवन सैकर ने, वो हर जगह ये होगा। आप जब भी किसी भी मगरबी माशरे में किसी ने पब्लिक का पैसा चोरी किया, उसकी जरूरत नहीं होगी टीवी पे जाने के लिए। मैंने तो वहां देखा हुआ है, बड़े बड़े नाम, एक धब्बा लगता है आपके ऊपर करप्शन का केस, आप सारे मीडिया से बाहर हो जाते हैं। यहां हर रोज शाम को बैठ के अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, उनको किसी ने कत्ल किए हुए और आराम से बैठ के जनाब में लेक्चर दे रहे होते हैं। स्पीकर साहब, माशरा लड़ता है, इसके अंदर हमें सबको मिलके अपने मुल्क को अगर बचाना है, माशी तौर पे भी बचाना है, पहले हमें अपने अखलाकी स्टैंडर्ड्स ठीक करने पड़ेंगे। सारे मुल्क को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशंस को बचाना है, इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है, तो वो शुरू होगा जब हम मदीना के रियासत के सबसे बड़े असूल, अदल और इंसाफ,
क्योंकि इंसाफ और अदल जब एक माशरे में आ जाता है, जब एक माशरा खड़ा हो जाता है मेरिटोक्रेसी के ऊपर, जब एक माशरे में सिर्फ एक जो करप्ट है, जितना मर्जी ताकतवर हो वो जेल में जाता है और आम आदमी ऊपर आ सकते हैं, वो माशरा तब आगे बढ़ता है। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि मुझे सारी कौम की इसमें मदद की जरूरत है। मैं अपनी सारी जिंदगी कोशिश कर चुका हूं और करता रहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को यह भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं तो कभी स्पीकर साहब आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं। लेकिन ये वक्त आ गया है कि मुल्क को अपने आप को बचाना है, आने वाली जनरेशन्स को हमने बचाना है। हम तब तक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली जब तक हम सब मिलकर फैसला करें कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, इनको हम बजाय वो सहाफी जाके कह रहे हैं जी हाई कोर्ट के अंदर की जी उसको तकरीर करनी देनी है, वो नेल्सन मंडेला जो बाहर बैठा वो तकरीर करना चाहिए जी, पता नहीं अवाम को सुनना चाहिए कि वो यहां से भागा कैसे, उसके पैसे कैसे। यानी कि मैं हैरान हो गया तब। और अब स्पीकर साहब मैं सिर्फ मुख्तसर बात कर दूं आगे की। देखिए, पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से निकल के अब हम एक स्टेबल और आगे बढ़ने के स्टेज पे आ गए। हमारी अल्लाह का शुक्र है, जो सबसे मुश्किल चीज होती है करंट अकाउंट, बड़ी देर 17 साल के बाद 5 महीने पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया। यानी हमारे जितने मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं और जितने बाहर जा रहे हैं, अल्लाह का करम है ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं। हमारा रुपया खुद ही, हम पैसे नहीं लगा रहे इसको, खुद रुपया स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि इस वक्त, और ये इसके बावजूद कि इस मुल्क में कोरोना हुआ, सारी दुनिया की इकोनॉमीज कोरोना में बुरी तरह मुतासिर हुई, उसके बावजूद ऊपर वाले के करम खास तौर पे, और मैं कहूंगा कि हमारी जो टीम थी, हमारा जो जिस तरह हमने मॉनिटर किया और जिस तरह हमने डेटा बेस गैदर किया और हमने हर एक चीज फॉलो करके हमने जैसे अपने लोगों को बचाया। मैं खास तौर पे अपनी टीम यासद उमर और हमारी जो टीम थी अपनी डॉक्टर फैसल, मैं इनको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं। तो उस मुश्किल वक्त से भी आप दुनिया में देखें और जिस तरह पाकिस्तान निकला। अब देखें आगे हमारा चैलेंज क्या है। हमारा चैलेंज यह है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ एक ही तरह होती है, एक्सपोर्ट लेड। अल्लाह का शुक्र है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा पाकिस्तान भेजा है, जो कि हमारे मुल्क में आया है रेमिटेंसेस के। अब हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा कंपनीज रजिस्टर हुई हैं SECP में। इसका मतलब कि नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है, लोग तैयार हो गए इन्वेस्ट करने के लिए। हमारा सिर्फ मसला स्पीकर साहब एक है बिजली का, ये बड़ा मसला है। कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे साइन किए हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं जिस पे वो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, बदकिस्मती से वो अगर बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोग आगे और मुश्किलों में पड़े हुए हैं। बिजली की वजह से सब चीजें महंगी हो जाती हैं। नहीं बढ़ाते तो कर्जे, वो जो गर्दिशी कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारा एक ये चैलेंज है, इसके ऊपर सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि बाकायदा हम हर तरीका सोच रहे हैं कि हमने इसमें से कैसे हमने अपने लोगों के ऊपर बोझ कम करना है। एक तो मैं अपनी टीम को यह भी कामयाबी देता हूं कि बड़ी देर और मुश्किलों से IPPs के साथ हमने नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके अंदर बहुत पाकिस्तान का पैसा भी बचेगा और जो आगे जाके कर्जा बढ़ना था वो नहीं बढ़ेगा। जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है इस वक्त स्पीकर साहब, वो है महंगाई का। महंगाई मैंने आपको बताया भी दिया कि मसला एक, जब आपके रुपया गिरता है तो जब चीजें महंगी हो जाती हैं, एक वो है। लेकिन मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त मेरी हुकूमत एक ही चीज पे लगी हुई है कि हम किस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करें। इसके लिए हम बड़ी बड़ी
चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे आने वाले दिनों में, जिसमें कोशिश ये है कि हम अपने मुल्क में जो सारा निचला तबका है इनको सब्सिडाइज करें, अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इनको डायरेक्टली हम फंड करें। ये इंशाल्लाह आपके साथ आएगा। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट एक और शुरू कर दिया, वो एक हफ्ते तक अभी ट्रायल पे है कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। हमने खास किचन्स बनाए हैं, एरियाज चूज किए हैं जिधर सबसे ज्यादा भूख है, ताकि हम कम से कम जब तक हमारी मुल्क उठता है ऊपर, हम कम से कम उन तक खाना पहुंचाएं कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। और ये पूरी मैं कैंपेन शुरू करने लगा हूं। हेल्थ कार्ड पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा में, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को तो मैं खास मुबारक देता हूं कि उन्होंने सारे अपने पख्तूनख्वा के लोगों ने खानदानों को कवर कर लिया हेल्थ इंश्योरेंस से। ये बड़े बड़े अमीर मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता कि हर एक खानदान के पास 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगी, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकें। मैं खास तौर पे महमूद खान और आपकी कैबिनेट को मुबारक देता हूं। पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा है, उन्होंने भी फैसला कर लिया है। उस्मान बुज़दार आपकी और आपकी टीम को मैं खास मुबारक देता हूं कि इस साल के एंड तक वो सारे पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड पहुंचा देंगे। ये एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी, कम से कम जैसे जैसे हम अपने मुल्क को उठा रहे हैं, तो कम से कम हम लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करें। और जो किसान हैं जी, किसानों के लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है कि कैसे हम किसान की मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो हमारे पास ये है ना कि जितना हम पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा पैसा कर्जों की किस्तों पे चला जाता है, तो पैसा कम बचता है। लेकिन हमने फैसला किया किसानों के ऊपर हम खास जोर देने लगे हैं, ताकि वो बाद में मैं बात करूंगा। तो दो चीजें और जी, देखें, कौम समझती है ना कि अब हम कैसे, ये जो कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं इनसे कैसे निकलना है। इससे सिर्फ एक ही तरीका निकलने का कि हम अपने मुल्क में दौलत के अंदर इजाफा करें, वेल्थ क्रिएशन करें। इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए हमने मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। एक है रावी सिटी लाहौर, दूसरा इस वक्त एक वॉल्टन के ऊपर एक हम बिजनेस सेंटर बनाने लगे हैं लाहौर का, वो बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर तीसरा जो है एक जजीरा बंडल आइलैंड, कराची से थोड़े 1-2 किलोमीटर के फासले पे। इनसे ये क्यों करने जा रहे हैं, मैं सिर्फ लोग समझेंगे क्यों। एक तो ये हमारे शहर फैलते जा रहे हैं, जितना शहर फैलता जाएगा ना आप उनको सीवरेज दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, ना सफाई कर सकते हैं। तो जो दुनिया के मॉडर्न सिटीज हैं वो ऊपर जाते हैं, यानी वो बिल्डिंग ऊपर जाती है, बजाय अगर आप फैलते जाएं तो मुश्किल हो जाता है सर्व करना। तो एक तो मॉडर्न सिटीज पहली दफा बना रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद के बाद। एक वो रावी सिटी, वो बहुत जरूरी है। उससे लाहौर का जो पानी नीचे जाता जा रहा है, वो हम वहां बैराज बना के पानी उसका बचाने लगे हैं। और दूसरा माहौलियात के लिए वहां हम बहुत बड़े पैमाने पे अर्बन फॉरेस्ट और दरख्त उगाने लगे हैं, क्योंकि वहां लाहौर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका। वही बंडल आइलैंड का भी मकसद ये है कि वहां सारा सीवरेज जा रहा है कराची का, उसकी सीवरेज को ट्रीट करें और एक मॉडर्न सिटी बनाएं, बजाय कराची फैलते फैलते हैदराबाद पहुंच जाए। एक पूरी ऊपर सिटी बनाएं जो एक मॉडर्न सिटी हो। तो लेकिन इसका असल मकसद यह है कि इससे पैसा जनरेट होगा, अरबों खरबों रुपया हम जनरेट करेंगे और उस पैसे से हम फिर ये कर्जे वापस करेंगे। और दूसरी चीज, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सबसे बड़ा मुल्क का असास है, वो बाहर आके वो इनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जैसे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे रिजर्व्स बड़े होंगे, हमारा रुपया स्टेबल होगा और इससे जो वेल्थ क्रिएशन होगी, इससे हम फिर अपने कर्जे वापस करेंगे। उसके अलावा 50 साल के बाद 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान की तारीख में। सिर्फ 2 बड़ी डैम्स थी, अब ये 2 और बादशाह डैम और ममन डैम बना रहे हैं। ये इंशाल्लाह इनके ऊपर काम शुरू हो गया है।
लेकिन मुझे जो आखिर में बात कहनी है स्पीकर साहब वो ये कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क में, क्योंकि मैं शायद ही लोग इतना अपने मुल्क को उन्होंने इस तरह देखा है जैसे मैंने सारा मुल्क फिरा हुआ हूं। अल्लाह ने हर किस्म की नेमत दी है। इस मुल्क में जो पोटेंशियल है शायद ही किसी मुल्क में है। इसका जो लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिक, वो भी शायद ही किसी मुल्क के पास है। 12 मौसम अल्लाह ने दिए हुए हैं, यहां ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी उगा सकते हैं। ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसको हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी सारी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है, टेक्निक्स बड़ी पुरानी है। चाइना के साथ मिलकर उस तरफ भी हम जा रहे हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी चीज एक नौजवान आबादी है और आगे जो जिसे कहते हैं कि अगली जो रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये जो टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आ रही है, इसमें हमारे पास एक यंग आबादी है और इसके ऊपर अब हम पूरा जोर लगाएंगे और इंशाअल्लाह ये जो हमारी आबादी है ये ही एक यंग आबादी पाकिस्तान को उठा देगी अगर हम इनको सही माने में टेक्निकल एजुकेशन दे दें। जो मैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बड़े नाराज हो गए थे कि मैंने कहा वो इलेक्शन के ऊपर मेरे कमेंट्स थे, मैं उनको ये कह दूं कि हमने ये फैसला किया है इलेक्टरल रिफॉर्म्स का। हम अब टेक्नोलॉजी के ऊपर वो जो ईवीएम मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेके आएंगे। दो चीजें कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अब पूरे लगे हुए हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी वोट डाल सके, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेके आ रहे हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के बगैर हमें इलेक्शंस नहीं करने चाहिए, नहीं तो जो हारता है वो कहता जी धांधली हो गई। हमने उस तरह का सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, सारे उन्होंने जब इलेक्शन खोला तो एक भी वो नहीं साबित कर सके धांधली हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी, उनके पास वो सिस्टम था। इंशाल्लाह वो सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि हमेशा के लिए आगे से ये चीज खत्म हो जाए कि जो हारा था वो हार मानेगा, जो जीतेगा वो जीत। जिस तरह के इंशाल्लाह हमारी हुकूमत करेगी, जिस तरह के एज कैप्टन पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स मैं लेके आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। 178 की भारी अक्सरियत से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। Republic of Pakistan, I hereby prorogue the